गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर इंदिरा, व्याख्याता भूगोल। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना टाइम पीरियड में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं को हमारे सरकार द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के अगली कड़ी में हम आज भारत भूगोल के बारे में कक्षा 12 के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मानव भूगोल के मूल तत्व के पार्ट 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मानव लाखों वर्षों से निवास कर रहे हैं और समय के साथ उसने वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। वातावरण के साथ समायोजन तकनीकी विकास के साथ साथ और अधिक बढ़ता गया, लेकिन विश्व की कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की जनजातियाँ अभी भी अपने पुराने तरीके से जीवन यापन करती है, जो आदिम धर्म आप कह सकते हैं उसे, उस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है, जिनकी जीवन शैली में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे क्षेत्र आपको शीत प्रदेश, घने जंगल, शीत प्रदेश, घने जंगल, उष्ण और शुष्क मरुस्थल आदि क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अगर हम जनजाति के बारे में जानना चाहें तो जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। ये एक जाति विशेष का नहीं बल्कि एक संस्कृति का सूचक होता है। साथ ही हमें जानने को मिलता है कि हमारे जो पूर्वज थे प्रकृति के साथ समायोजन कर कैसे अपना जीवन यापन करते थे, ये इन जनजातियों से हमें जानने को मिलेगा। अब कौन कौन सी जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों की जनजाति, वहाँ पे एस्किमो, सैमोइड्स, याकूत जनजाति निवास करती है। विषुवत रेखीय सघन वनों की जनजातियाँ, उसमें पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति निवास करती है। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल की जनजातियाँ, उसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की जनजातियाँ, वहाँ पे मसाई और बद्दू जनजाति निवास करती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की जनजातियाँ, वहाँ पे किर्गिज नामक जनजाति निवास करती है। दुर्गम पहाड़ी व पठार क्षेत्रों की जनजातियाँ, वहाँ भील, गौड़, संस्थान, मीणा, नागा व अन्य जनजातियाँ निवास करती है। इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है खाद्य संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़, पशुचारण और आदि ढंग से निर्वाहन कृषि ही होता है। तो आज हम इसमें एस्किमो के बारे में पढ़ेंगे। एस्किमो के बाद पढ़ने से पहले हम कुछ इस चित्र के पे नजर डालेंगे। आपने जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है, आपने सांता क्रूज को देखा होगा। वो जिस तरह से एक स्लेज गाड़ी पे आते हैं, पीछे एक बैग लिए हुए जिसमें आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट होते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है, वैसा ही कुछ मिलता जुलता पहनावा होता है एस्किमो का। इसे आप देख सकते हैं चित्र में। इनके घर होता है, इसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। और इनके हथियार, किस तरह से हथियारों का प्रयोग करते हैं, शिकार किसका करते हैं, पहनावा क्या होता है, रहन सहन क्या होता है, ये सभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। एस्किमो जनजाति के लोग जो है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है कच्चा माल खाने वाला जो बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं। एस्किमो जनजाति अपनी प्रारंभिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, जो अभी तक आदिम ढंग से ही अपना जीवन यापन करते हैं। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं और वो कुछ दिखने में ऐसे से होते हैं। जिसका चेहरा सपाट होता है, चौड़ा होता है, त्वचा का जो रंग होता है पीलापन लिए हुए भूरा कलर का होता है। बाहर इनके भद्दे काले, कद मंजरा, नाक चपटी, आंखें थोड़ी सी गहरी, कतरी और तिरछी होती है। चूंकि ये शिकारी होते हैं इसलिए इनका जबड़ा वो होता है भारी होता है, मुंह चौड़ा होता है, दांत सफेद होते हैं और मजबूत होते हैं। शरीर से वो हष्ट पुष्ट और मासूम होते हैं और ये विपरीत परिस्थितियों में निवास करते हैं। इसके बावजूद भी इनका जो व्यवहार है वो बहुत ही सौम्य होता है, हंसमुख स्वभाव के होते हैं और साथ ही विपरीत परिस्थितियों से ये बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। इसके साथ ही हम इसके निवास क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इनका जो निवास क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं
अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया, इसमें ये निवास करते हैं। अब इन जनजातियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अलास्का और ग्रीनलैंड का जो टुंड्रा प्रदेश है, इसमें इनको एस्किमो कहते हैं। इसके अलावा जो उत्तरी साइबेरिया है, इसमें चकची, तुंग आदि नामों से जाना जाता है, और स्कैंडिनेविया में इसको लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आप इस चित्र के जरिए इनके लोकेशन जान सकते हैं कि कहाँ पे रहते हैं। साथ ही अगर हम इनकी जनसंख्या की बात करें तो 10 लाख एस्किमो पिछले 10,000 सालों से इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। और अगर हम जलवायु की बात करें तो यहाँ पे बर्फीली एरिया है, शीत प्रदेश है, तो हमेशा यहाँ पे तापमान निम्न रहेगा, बर्फीली आंधियाँ चलेगी, कम रोशनी होगी और कठोर जलवायु होगी। और जाड़े ऋतु बहुत लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। इसलिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में काई, लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ ही आपको कुछ मात्रा में मिलेगी। औसत तापमान यहाँ का 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। वनस्पति की बात करें तो कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का तो अभाव होता है। केवल ग्रीष्म ऋतु में काई, लाइकेन, रंग बिरंगी फूल वनस्पतियाँ उग जाती है। जीव जंतु की बात करें तो शीत प्रदेश में ध्रुवीय भालू, जैसा आप टेडी बियर देखते हो एकदम व्हाइट कलर का ध्रुवीय भालू, वहाँ पे भेड़िए, कुत्ते आदि बहुविध के प्राणी जाते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे समुद्री जीव जंतु पाए जाएंगे, उसमें से सील, व्हेल, वॉल्सर, सी लाइन जैसी विशालकाय मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती है। अगर हम इसके एस्किमो के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बात करें तो इनका जो जीवन होता है ये मुख्यतः शिकार के और आखेट के ऊपर निर्भर होता है। और अगर हम 2 प्रकार के आखेट होते हैं, एक तो शीतकालीन आखेट और एक बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में ये सील का शिकार करते हैं। सील का शिकार से ये करने की इनकी भी विधियाँ होती है। एक विधि को हम कहेंगे माउपाक विधि। माउपाक का अर्थ होता है इंतजार करना। माउपाक विधि के अंतर्गत एक बर्फ, जैसे शीतकाल है तो जाहिर सी बात है वहाँ बर्फ जमी हुई होगी, और जो मछलियाँ हैं वो सांस लेने के लिए जो बर्फ में से छिद्र है वहाँ से बाहर आएगी। तो जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो शिकार के लिए इस पद्धति को इस्तेमाल करते हैं, माउपाक। इसमें आप एक छिद्र कर देते हैं बर्फ में, जैसे ही मछली सांस लेने के लिए बाहर आती है वो हार्पून नामक भाले से उसका शिकार कर लेते हैं और भोजन करते हैं। अब हार्पून क्या होता है तो हम इस चित्र में देख सकते हैं, एक भालेनुमा आकृति का हथियार होता है जो 1.2 से 1.5 मीटर लंबा होता है। तो इससे वो शील मछली का शिकार करते हैं। तो दूसरा विधि है इतुरपाक विधि। इतुरपाक विधि में शिकारी 2 छिद्रों का प्रयोग करते हैं। 2 छिद्रों का प्रयोग करते हैं। एक में शिकारी बैठा रहता है, उस मछली के लिए चारा उसमें छिद्र में टांग के रखता है, और दूसरा भाला लेके उसका इंतजार करता है। जैसे ही मछली आती है उस चारे को खाती है, दूसरा उस हथियार से उसका शिकार कर देता है। इस विधि को जो कहेंगे वो बोलेंगे इतुरपाक विधि। अब है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट में अब आप देखेंगे गर्मी होती है तो मार्च के महीने में मछलियाँ, बर्फ थोड़ी पिघल जाती है तो मछलियाँ धूप सेकने के लिए बाहर आती है। इससे वो शिकार जो करते हैं उसको उत्तोक विधि द्वारा कहते हैं। इस विधि में वो कुत्तों का भी प्रयोग करते हैं शिकार के लिए। तो चमड़े से बनी इस पानी जब वो बहने लगता है तो उसमें नाव का भी वो प्रयोग कर लेते हैं शिकार के लिए। उस नाव का जो नाम होता है वो होता है कया। ये चमड़े की बनी हुई होती है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर के करीब चौड़ी होती है। तो ये आप देख सकते हैं चित्र में कि 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी नाव है जो चमड़े से बनी हुई है, और इसके हाथ में जो भालानुमा हथियार है ये है हार्पून। इसके सहयोग से वो सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली सिर्फ इनके भोजन का ही साधन नहीं है, बल्कि सील मछली से वो ईंधन के रूप में भी कार्य में लेते हैं, और उसकी जो आते होती है उसको वो नाव बनाने में और भी प्रयोग में लेते हैं। तो आप इस देख सकते हैं हार्पून का
यहाँ पे क्लियर नहीं इसलिए ये, और आप इसको देख सकते हैं कितना भालेनुमा हथियार है, जिसे वो मछली पकड़ने में डोरी से बंधा हुआ रहता है, तो उसको फेंकते हैं और उसका शिकार करते हैं। और भी इनके हथियारों के जो चित्र है वो आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। अब एस्किमो का भोजन, भोजन क्या होता है एस्किमो का? कच्चा मांस खाने वाले होते हैं, सील, व्हेल, सी लॉयन, छोटी मछलियां और जीव जंतु, ये इनका मुख्य भोजन होता है। इसी के साथ वो चिड़िया और छोटे जानवरों का शिकार भी वो छोटे भाले से करते हैं। और जो ग्रीष्म वसंतकालीन जो आखेट है उसमें वो बारहसिंगा का भी शिकार करते हैं। आप देख सकते हैं छोटी मछलियों का ये शिकार कैसे खड्डे से वेट कर रहा था, और जैसी मछली आई उसे हाथों से शिकार करके उसका शिकार कर लिया। ये जो है इनको सी लॉयन बोलते हैं। और ये देखो व्हेल मछली, विशालकाय व्हेल मछली। अब हम आएंगे इनके पहनावे पे। तो इनके वस्त्र कैसे होते हैं? तो कैरिबो जो बारहसिंगा होता है उसकी खाल के बने हुए होते हैं, जो थोड़ा गर्म, उसकी खाल थोड़ा गर्म होती है, तो उसी प्रदेशों में निवास करने के लिए उनको इस तरह के वस्त्र ही पहनने होते हैं। ध्रुवीय भालू के सैमूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं, इनका जर्सी नुमा बहादुर वस्त्र होता है जिसे हम तिम्याक कहते हैं, जिसे वहाँ के लोग तिम्याक कहते हैं। इनके जो महिला और पुरुष दोनों का जो पहनावा होता है वो एक जैसा होता है। तो तिम्याक और तिम्याक के ऊपर पहनने वाले को अनोभाग। और जो स्टील की खाल होती है उससे वो जूते भी बनाते हैं, उन जूतों का भी नाम है कार्मिक और मुकलुक्स। तो ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इनके नाम है। तो आप देख सकते हैं ये तिम्याक है और इसके ऊपर ये जो पहनने वाला होता है ये अनोभाग। मुकलुक्स, इसको हम दैनिक जीवन में जोड़ते हुए भी याद कर सकते हैं। जिस तरह से आपका लुक जो होता है, आप अच्छा लुक दिखाने के लिए आप जूते पहनते हो, तो उन जूतों को अगर एस्किमो क्या बोलेंगे तो वो बोलेंगे मुकलुक्स। ये देखिए इनके सब चमड़े की खालों से बने हुए हैं। एस्किमो का निवास गृह, अब हम देखेंगे कि एस्किमो रहते कैसे हैं और किस तरह के घरों में रहते हैं। तो जैसे बर्फीला इलाका है तो बर्फ से ही घर बना लेते हैं, उस बर्फ को ही जमा के इग्लू, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में इग्लू कहते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और एक साथ अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए सब पास पास छोटे छोटे, उनका मुंह भी छोटा होता है ताकि कोई जानवर अंदर ऐसे अचानक से ना आ सके। फॉर सेफ्टी के लिए ये इस तरह से घर बनाते हैं। इनके निवास गृह बर्फ, पत्थर, हड्डी और खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बनाए मकान को, जैसे बर्फ बहुत ज़्यादा जम जाती है तो वो इग्लू बनाते हैं। उसके बाद नॉर्मल में ये 5 से जमीन से उठे हुए 5 से 6 फीट ऊपर उठे लकड़ी और हेल की हड्डियों से बने हुए, व्हेल मछली जो होती है उससे बनाए हुए मकान होते हैं इस टाइप के, जिसके अंदर वो एक सुरंग के माध्यम से इनका ये प्रवेश द्वार होता है सुरंग की तरह। तो ये सुरंग भूमिगत सुरंग से जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं कर्मक। ग्रीष्मकाल में शिकार के दौरान उनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ता है, तो तब वो छोटे छोटे तंबू बना के उसमें रहते हैं। अब अगर हम उनके यंत्र और उपकरण के बारे में बात करें एस्किमो के, तो आप देख सकते हैं कया जो मैंने पहले भी आपको बताया चला था, ये खाल से बनी हुई होती है, 5 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी। ये हारपून जो भी पहले से देख चुके हो आप, ये उमियाक, कयाक से थोड़ी और बड़ी। जब पानी बहने लगता है, बर्फ थोड़ी पिघली हुई होती है, तब इस नाव का उपयोग करते हैं। ये थोड़ी कयाक से लंबी होती है और ये बड़ी मछलियों के शिकार के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। ये देखिए आपके सांता क्रूज इस तरह की गाड़ी में आते हैं बर्फ से उतरते हुए, उसको स्लेज गाड़ी कहते हैं, जो कुत्ते भी खींचते हैं। और वहाँ के रेनडियर जो हिरन टाइप से दिखते हैं, रेनडियर उनको वहाँ के स्थानीय, और ये कुत्ते आप देख सकते हैं ये गाड़ी। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, अगर आप जाएंगे कोई बर्फीले इलाके में तो आपको ऐसे स्नो स्कूटर भी मिलेंगे जो बर्फ के ऊपर चलते हैं, या आधुनिक कह सकते हैं आप इसे। तो कयाक, उमियाक, हारपून और स्लेज। अगर हम इसके एस्किमो के समाज और संस्कृति के बारे में बात करें तो ये लोग छोटे छोटे
प्रचलित होती है। ग्रीष्म काल में ये उत्सव भी मनाते हैं, कुछ त्यौहार भी मनाते हैं, साथ ही जो जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। एस्किमो की जो भाषा होती है, तो आप ए से एस्किमो, ए से एलियूट। एस्किमो की भाषा को एलियूट कहते हैं। और कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े और असक्त लोगों का जो जीवन होता है वो बहुत ही कष्टदायी होता है, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए अपने कभी कभी प्राणों का त्याग भी कर देते हैं। वातावरण समायोजन, बर्फ के प्रयोग से हिम निवास इग्लू बनाते हैं, जो वातावरण के साथ समायोजन कैसे करते हैं, जैसे आप रेगिस्तान, हमारे जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, किस तरह से इतनी चिलचिलाती धूप में, धूलों में भी अपने वातावरण के साथ समायोजन करके निडरता से और बड़ी हिम्मत से वहाँ पे रहते हैं, उसी तरह वो बर्फ में भी अपना घर बना के वहाँ पे उनके साथ समायोजन करके वातावरण के साथ और रहते हैं। तो वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ के हिम का निवास अपने यहाँ पे झोपड़ी बनाते हैं, वैसे वो बर्फ के घर बनाते हैं, उसको इग्लू बोलते हैं। स्लेज गाड़ी के लिए वॉल्स की हड्डियों का काम करते हैं और सूर्य से के कीड़ों से बचने के लिए वो एक तरह का चश्मा बनाते हैं, जिससे उनकी आंखों को तीखी धूप से वो जो बर्फ में गिरती है तो आंखों में चुभती है, उससे उसकी रक्षा हो सके। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, अब अमेरिकी लोगों के संपर्क के पश्चात 1960 के बाद इन्होंने जब भाले का प्रयोग करते थे, उनकी जगह पे वो बंदूक का प्रयोग करने लगे हैं। और कया के स्थान पर आपने देखा था स्नो स्कूटर थे, जो मोटर चालित नाव होती है, उनका प्रयोग करने लगे हैं। फर समूह का व्यापार करने लगे। पहले तो वो सिर्फ अपने वस्त्र बनाने के लिए उसका काम में लेते थे, लेकिन अब उसका व्यापार से वो इनकम उनकी हो जाती है, तो इनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसी कारण इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। और टोटा प्रदेश में तटीय क्षेत्र में पर्यावरण की स्थिति जैसे जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ेगी तो पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की हमारी ये कक्षा समाप्त होती है। अगर आप एस्किमो बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो, काफ़ी इमेजेस, फोटो और आपको देखने को मिलेगी। उसी में से एक जो मुझे खास तौर पे सही लगा, एक वीडियो है जो आप देख सकते